बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुदूद ऑर्डिनेंस 1979। ये ऑर्डिनेंस 1979 में जब ज़ियाउल हक की हुकूमत थी तब ये लाई गई और इस ऑर्डिनेंस का प्रिम्बल कहता है कि जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं वो ऑफेंसेस इन कन्फर्मिटी विथ कुरान करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। इस ऑर्डिनेंस को हम पढ़ते हैं। इस ऑर्डिनेंस के 9 सेक्शंस हम आज समझेंगे, उसके बाद जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल एनफोर्समेंट डेट वगैरह के बारे में है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 में है डेफिनेशंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो सेक्शन 2 में है। सबसे पहली डेफिनेशन है अडल्ट। अडल्ट उसे कहा गया है वो पर्सन जो 18 ईयर से ऊपर हो। उसके बाद हमारे पास है ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर मतलब वो मेडिकल ऑफिसर जिसे ऑथराइज्ड किया गया है। उसके बाद हद, वो पनिशमेंट जो कुरान में दी गई है, कुरान सुन्ना में जो पनिशमेंट दी गई है उसे कहा गया है हद। उसके बाद हिर्ज, हिर्ज को हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ क्या है? सेक्शन 57 आपको याद होगा पीपीसी का। जब मैंने लास्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड करवाया था पाकिस्तान पेनल कोड के पनिशमेंट्स के बारे में, सेक्शन 53 जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे भी एक पनिशमेंट था लाइफ इम्प्रिजमेंट। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट पाकिस्तान पेनल कोड में 25 ईयर्स तक है। लेकिन यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के तहत ये जो पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब है इम्प्रिजमेंट टिल डेथ। उसके बाद है ताज़ीर। वहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पनिशमेंट वाले इस लेक्चर में कि ताज़ीर का वहाँ पे डेफिनेशन था जो ऊपर वाले 4 थे, किसास, दियत, अर्श, दमन, वो उसके सवाल जो भी पनिशमेंट होगी वो ताज़ीर होगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुदूद ऑर्डिनेंस है, यहाँ पे क्या है कि हद के सवा जो भी पनिशमेंट है उनको ताज़ीर कहा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं हिर्ज में। हिर्ज क्या है? अब हिर्ज की यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है कि अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये एक घर है, यहाँ पे हम जो भी चीज़ें होती हैं वो अलमारी वगैरह में रखते हैं, ये क्या है? हिर्ज हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो घर है, जितने भी बल्कि अलमारी हों, शेल्फ हों, लेकिन ये पूरा का पूरा घर एक हिर्ज होगा। ठीक है, यह कि पूरा का पूरा घर एक हिर्ज होगा। अगर यहाँ पे एक फैमिली रह रही है, लेकिन इसी घर में अगर 2 फैमिलीज रहती हैं तो फिर ये 2 हिर्ज होंगे। ये फिर एक हिर्ज नहीं रहेगा, ये फिर 2 हिर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गए। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 4, क्योंकि 3 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि ये जो लॉ है वो दूसरे लॉज को ओवरराइड करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 4 में कि जो बताता है कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ थेफ्ट। ठीक है, काइंड्स ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट के 2 काइंड्स हैं और थेफ्ट के 2 काइंड्स जो हैं, एक ये है कि थेफ्ट लायबल टू हद, दूसरा है थेफ्ट लायबल टू ताज़ीर। ठीक है, आज जो हम इस लेक्चर में थेफ्ट लायबल टू हद पढ़ेंगे। अब सेक्शन 5 जो थेफ्ट लायबल टू हद है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि थेफ्ट लायबल टू हद तब होगा जब कोई अडल्ट थेफ्ट हो, प्लस में वो सरप्टिशियसली, मतलब कि वो छुपे खुफिया तौर पर चोरी कर रहा हो। एक तो वो अडल्ट हो, दूसरा खुफिया तौर पर कर रहा हो, तीसरा जो मैं यहाँ पे एडल्ट इंग्रेडिएंट्स में आपको समझा रहा हूँ, तीसरा है कि वो निसाब वैल्यू से ऊपर हो। जो भी जिस चीज़ की भी वो उसने
थेफ्ट कमिट की है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो निसाब से ऊपर हो, प्लस में उसको ये पता हो कि जो भी मैंने इस प्रॉपर्टी ली है थेफ्ट में, चोरी की है, वो निसाब के वैल्यू से जितनी है या उससे ऊपर है। निसाब की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन 6 में जब हम आएंगे अगले सेक्शन में, ठीक है। अब उसके अलावा ये भी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन ना हो, मतलब कि चोरी शुदा प्रॉपर्टी ना हो, स्टोलन प्रॉपर्टी, नो स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि थेफ्ट लायबल टू हद तब होगा जब अडल्ट हो, ऑफेंडर खुफिया तौर पर कर रहा हो, निसाब की वैल्यू जितनी हो और उसको पता हो कि जो भी मैं प्रॉपर्टी चोरी कर रहा हूँ वो निसाब की वैल्यू जितनी है, और वो क्या करे, वो वैल्यू वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी ना हो। उसके बाद हमारे पास है निसाब की वैल्यू। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि निसाब की वैल्यू क्या है। निसाब की वैल्यू जो इस ऑर्डिनेंस में है वो इतनी है कि 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। इतना ग्राम जो गोल्ड का है वो निसाब की वैल्यू है। प्लस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक चीज़ दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो ग्राम, इतनी ग्राम गोल्ड हो या इतनी जैसे अमाउंट की, फॉर सपोज इसकी अमाउंट है 1 लाख इसकी प्राइस है, तो फिर 1 लाख की जो भी प्रॉपर्टी चोरी की गई वो क्या कहलाएगी, वो इसके बराबर हो जाएगी, फिर वो हद में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये एक हिर्ज है। अब एक हिर्ज से अगर वो चोरी कर रहा है और वो निसाब की वैल्यू नहीं हो रही, तो फिर हद इन्फोर्स नहीं होगा। और अगर फॉर सपोज 2 हिर्ज में से वो चोरी कर रहा है और दोनों में से किसी में भी जो चोरी किया गया है वो निसाब की वैल्यू बराबर नहीं हो रही, फॉर सपोज इसने यहाँ से जो चोरी की है वो हो रही है 3.4, यहाँ से जो चोरी की है वो हो रही है फॉर सपोज 3.7। अगर ये दोनों ग्राम्स को बराबर किया जाए तो फिर तो वो निसाब की वैल्यू होगी, लेकिन ईच अलग अलग किया जाए तो वो निसाब से वैल्यू के कम होगी, तो फिर यहाँ पे हद जो है वो इन्फोर्स नहीं होगा, ठीक है। या तो 2 हिर्स से हों या 2 ट्रांजैक्शंस, दोनों की बात की गई है। अब हमारे पास है प्रूफ, सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 को समझने के लिए मैं आपको सिंपल लफ्ज़ में बता दूं कि थेफ्ट लायबल जो हद जो है वो प्रूव करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ों में से किसी एक में। एक तो वो प्लीड गिल्टी करे कि मैं कन्फेशन करे, सॉली उर्दू में, इंग्लिश में, ठीक है। या फिर 2 मुस्लिम अडल्ट जो कबीरा गुनाह से पाक हों, जो ट्रुथफुल पर्सन हों, ट्रुथ की स्पेल आई थिंक तुरफुल हों, ठीक है। और वो तज़किया शहूद की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरी उतरते हैं, तो फिर उनकी विटनेस पे, उनकी बयान पे, उनकी गवाही पे उस थेफ्ट को, ऑफेंडर को सज़ा दी जा सकती है हद की, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर ऑफेंडर जो है वो नन मुस्लिम है, ये ऑफेंडर नन मुस्लिम है, तो फिर विटनेसेस भी नन मुस्लिम हो सकते हैं।
अदरवाइज़ वो मुस्लिम नहीं होंगे, वो मुस्लिम ही होंगे। ठीक है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट है विक्टिम का, यहाँ पे जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो विटनेसेस के स्टेटमेंट से पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर फॉर सपोज मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, 5 पर्सन है और इन सारों ने मिलकर थेफ्ट कमिट किया है। अब थेफ्ट कमिट किया है, अगर इन प्रॉपर्टी जो थेफ्ट की प्रॉपर्टी है वो इन पे बांटी जा रही है, इक्वल बांटी जा रही है, तो फिर उनकी जो वैल्यू जो यहाँ पे इक्वल इनको मिल रही है ईच पर्सन को, वो निसाब की वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, तो फिर सबको हद, सब पे जो है हद लागू होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 9, लास्ट सेक्शन है आज के लेक्चर का, पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या दी जाएगी अगर किसी को ने थेफ्ट कमिट किया है, तो फिर उससे पनिशमेंट क्या दी जाएगी। सबसे पहले ये पनिशमेंट दी जाएगी कि उसका जो राइट हैंड है, राइट जो हैंड है वो यहाँ से काटा जाएगा। ठीक है। यहाँ से उसका राइट हैंड काटा जाएगा, या फिर बल्कि अगर दूसरी बार कर रहा है, पहली बार कर रहा है तो राइट हैंड काटा जाएगा यहाँ से, और अगर दूसरी बार कर रहा है तो फिर उसका जो लेफ्ट फुट है जो एंकल से, एंकल को उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, एंकल, वहाँ से काटा जाएगा। ठीक है। अगर तीसरे बार कर रहा है तो फिर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। और लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है पहले डेफिनेशन, यहाँ पे जब ये यहाँ हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या है। लाइफ इम्प्रिजमेंट वो इम्प्रिजमेंट टिल डेथ होगी। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसा कि ये जो दो पनिशमेंट्स हैं वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगी जब तक जो अपेलेंट कोर्ट है उनको कंफर्म ना करे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज जो मेडिकल ऑफिसर है, अगर उसका ये व्यू है कि हम ये सज़ाएं देंगे तो उनकी जो ऑफेंडर है उसकी जान को खतरा है, तो फिर वो जो ये 2 सज़ाएँ जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी टिल, सस्पेंड पोस्टपोन कह सकते हैं, पोस्टपोन हो जाएंगी टिल वो जो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है वो ख़त्म हो जाए। अगर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ बाद में ख़त्म हो जाती है और कोई ख़तरा नहीं होता उनके जान को, तो फिर वो सेम ये सज़ाएँ उनमें एप्लीकेबल हो जाएंगी, उनको दी जाएंगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।